तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है खबर समय में आपका। लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं, खटाखट खटाखट खटाखट। और ये अपडेट जो खटाखट जारी रहेगी, क्योंकि चुनाव परिणाम भी बढ़ रहे हैं फटाफट फटाफट फटाफट। कभी उतार है, कभी चढ़ाव है, कभी इंडी गठबंधन आगे है तो कभी एनडीए गठबंधन आगे है। और अभी तक की अगर बात करें, अभी तक के ट्रेंड को अगर देखें, अभी तक की सारी बातों को अगर देखें, तो जितने भी एग्जिट पोल आए थे उनकी धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। और फिलहाल कह सकते हैं पूरे कांटे की टक्कर चल रही है भारतवर्ष में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में। और जो ट्रेंड बताए गए थे उनसे हटकर ट्रेंड है। और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। और एनडीए अभी की बात करें वर्तमान की, तो सत्ता के लिए संघर्ष करता नजर आ रहा है। हालांकि 291 फिगर है, लेकिन इस फिगर हम सफिशिएंट नहीं कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी भी जो रुझान है, और नहीं कह सकते हैं कि पूरे कंक्रीट रुझान हो गए, अभी भी तस्वीर बदल सकती है। क्योंकि अभी 3, 4, 5 राउंड तक की ही गिनती हुई है और अभी 20 राउंड तक जाना है, तो इसलिए ये स्थिति तो बदल सकती है। लेकिन जो शुरुआती रुझान है वो देशवासियों को बांध के रख दिया है। पूरे देशवासी लगातार, जैसे लग रहा था, पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है कि 11 बजते बजते स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन ऐसा फिलहाल कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। और पल पल रोचक होता जा रहा है ये चुनावी परिणाम। एनडीए की जिस तरह से आसान जीत समझी जा रही थी, 400 पार का नारा दिया जा रहा था, वो अभी कोसों दूर नजर आ रहा है। और आशा के विपरीत इंडिया गठबंधन खूब तेजी से आगे बढ़ रहा है और लगातार जो है अपना प्रदर्शन जो है उसमें उनका सुधार होते जा रहा है। अभी की जो वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार मैं बता दूं, जो हमारे पास सूचना उसके अनुसार लगभग 292 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। और बात करें इंडिया गठबंधन की, तो वो 228 पर आगे चल रहा है और 23 अदर है जो आगे चल रहे हैं। और ये तस्वीर है। और बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता नजर आ रहा है। फिलहाल का जो ट्रेंड है उसके अनुसार 42 के 42 जो सीट है उनके रुझान हमारे पास प्राप्त है, उसके अनुसार 30 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है, 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 2 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य के बड़े बड़े दिग्गज जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो पीछे चल रहे हैं। एसएस अहलूवालिया आसनसोल से पीछे चल रहे हैं, मंत्री रहे कुछ बिहार के ऋषि प्रमाणिक, वो पीछे चल रहे हैं। और इसके अलावा सुकांत मजूमदार वो भी पीछे चल रहे हैं। और भी कई दिलीप घोष, और भी कई बड़े नेता दिलीप घोष भी पीछे चल रहे हैं। तो लगातार जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पश्चिम बंगाल में पीछे चल रहे हैं। और अब मेरे साथ है, मैं बता दूं, हमारे साथ उपस्थित हैं सुरेंद्र श्रीवास्तव, जो कि वरिष्ठ पत्रकार तो है ही, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे, बात करेंगे कि आखिर क्या वजह हो सकती है, क्या उनको इस बात की आशा थी। तो मैं स्वागत करूंगा श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर समय में। नमस्कार। ये कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। कल तक तो ढोल नज़ारे के साथ एनडीए गठबंधन के लोग पूरे देश में तमाशा कर रहे थे, हमारी पार्टी को इतना आ रहा है, हमारी पार्टी को इतना आ रहा है। चाहे वो नेशनल मीडिया हो या लोकल, सब जगह जो है एनडीए का हम जो है 7वें आसमान पर देखा जा रहा था। और इसके साथ साथ जो टीवी चैनल के जितने भी सर्वेक्षण एजेंसियां थी, सब जो है वो एनडीए के पक्ष में 300, 350, 370 ये सब दिखा रहे थे। लेकिन आज जब काउंटिंग हुई तो पता चला कि एग्जिट पोल और रिजल्ट दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज का जो परिणाम सामने आ रहा है, हालांकि ये प्रारंभिक रुझान है, लेकिन ऐसा लगता है कि एनडीए 300 या 310 तक ही सिमट कर रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी, जो एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल है, बीजेपी को अपना बहुमत तक नहीं पहुंच पा रही है बीजेपी, तो ये सबसे बड़े बीजेपी के लिए दुर्भाग्य की बात है। ऐसी स्थिति में
जब जनादेश स्पष्ट नहीं हो तो एक बार बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो बड़े तामझाम के साथ अपनी सरकार के प्रारंभिक 6 महीने की क्या क्या कार्यक्रम करना है उसकी तैयारी में लग रहे थे। इतना आत्मविश्वास था उनको। तो लेकिन आज वास्तव में ओवर कॉन्फिडेंस मार रहा है ना तामझाम मार रहा है ना ओवर दिखावटीपन मार रहा है? कॉन्फिडेंस, ये ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है नरेंद्र मोदी और बीजेपी का, जो ये बिल्कुल। श्रीवास्तव जी ने एक बात कही कि खोदा पहाड़ निकली चुया और ढिंडोरा बहुत पीटा जा रहा था। तो हालांकि श्रीवास्तव जी अभी तो ये कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी 4-5 राउंड की गिनती हुई और 20 राउंड तक इनको जाना है। तो आपको क्या लगता है कि ये मेरे ख्याल से तस्वीर चेंज होगी? मेरे ख्याल से 7 राउंड की गिनती हो चुकी है और ऐसा लगता है कि अब एक ट्रेंड सेट हो चुका है। अब ट्रेंड सेट हो चुका है तो अब क्या होगा, अप या डाउन, लेकिन ये फिगर बदलने वाला नहीं है। ये फिगर में थोड़ा 5% का मार्जिन आपका हो सकता है, 5% में जितनी सीटें घट बढ़ जाए, लेकिन अब जो है जहाँ से ये ट्रेंड सेट हुआ है अब वहाँ से पीछे बहुत कम चांस है, 5% का चांस है। बिल्कुल दर्शकों, आप भी देख रहे हैं खबर समय की ये पेशकश है और आप भी अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं कि आखिर क्या वजह है। जिस तरह से लग रहा था कि एक तरफा मैच होगा, लेकिन पता नहीं था कि इतना ज्यादा कॉन्टेस्ट होगा। इस तरह 2020 मैच की तरह यह मैच रोचक हो जाएगा, इस तरह की कतई उम्मीद नहीं थी। आप भी कमेंट के माध्यम से ये बात बता सकते हैं कि आखिर क्या वजह है। और बंगाल में जहां बताई जा रही थी, जितने भी सर्वे आए थे, कम से कम 24 सीटें और ऊपर 32 सीटें तक दिखा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में 24 से 32 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति बिल्कुल उलट, और अभी की अगर हम बात करें तो 31 सीटें तृणमूल कांग्रेस को जाती नजर आ रही है और महज 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य के जितने भी दिग्गज हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं। श्रीवास्तव जी, पश्चिम बंगाल के परिदृश्य को लेकर क्या कहेंगे आप? पश्चिम बंगाल में भाजपा ने जो हवा बनाई थी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 रैलियां की थी, पूरे बंगाल में 21 रैलियां की थी, और जहां तक मुझे जानकारी है कि देश का पहला कोई प्रधानमंत्री है जो लोकसभा चुनाव में बंगाल में 21 रैलियां किया हो। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने 7-8 से ज़्यादा रैलियां नहीं की थी। लेकिन नरेंद्र मोदी को और ख़ासकर बीजेपी को ये भरोसा था कि हम जितनी मेहनत करेंगे, जितनी रैलियां करेंगे, हमारी सीट बढ़ेगी। बिल्कुल। लेकिन एक तो बात है श्रीवास्तव जी, मैं बीच में रुक रहा हूँ, एक तो बात है पक्की की, देखिए मेहनत का फल मिलता है और जो हमारे पास सूचना है उसके अनुसार अगर बात करें तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस बार बहुत मेहनत की गई थी। अगर हम राजनीतिक कार्यक्रमों की बात करें तो पूरे राज्य भर में 42,000 से अधिक राजनीतिक कार्यक्रम तृणमूल कांग्रेस द्वारा किया गया था। शोभा उनकी, चाहे वो रोड शो हो, चाहे छोटी सभाएं हो, बड़ी सभा हो, करीब 42,000। और इसकी तुलना में अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने महज 20,500 के करीब इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए थे। तो आप समझ सकते हैं इनसे ज्यादा डबल मेहनत तृणमूल कांग्रेस की तरफ से की गई थी और ममता बनर्जी और साथ ही अभिषेक बनर्जी ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और उसी का कहीं ना कहीं फल नजर आ रहा है। श्रीवास्तव जी, मुझे तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है दिलीप घोष का। दिलीप घोष बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे हैं, बीजेपी बंगाल के प्रेसिडेंट रहे हैं। इन्होंने बीजेपी को बंगाल में खड़ा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्रीवास्तव जी, हम आपसे बताएं कि हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचे हुए हैं और प्रमोद मिश्रा जी, शुभम पाल सहित हमारे बहुत से प्रतिनिधि हैं जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं। और ऐसे में प्रमोद जी जो बने हुए हैं सिलीगुड़ी से ग्राउंड जीरो पर, उनके द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है अरुण मंडल, उनसे बात की, उन्होंने क्या कहा ये भी हम देखेंगे। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे भाजपा के जिला मंडल जी। अरुण दा, अभी जो रुझान आ रहे हैं उससे क्या लग रहा है, क्योंकि काफी कांटे की टक्कर चल रही है पूरे देश भर में और पश्चिम बंगाल में आप काफी पिछड़े हुए दिख रहे हैं, क्या कहेंगे?
नहीं, मैं सिलीगुड़ी का अध्यक्ष हूँ। मेरा दार्जिलिंग सीट लेके चिंतित हूँ। यहाँ सेकेंड राउंड, द्वितीय राउंड का खत्म होने का बाद में समतल का 4 विधानसभा है, उसमें 28,000 का लीड हुआ है। थोड़ा पहाड़ मिला के 50,000 से ऊपर में लीड हो गया। तो हम लोग का मानना है जो लीड का जो ये चल रहा है, गति चल रहा है, दार्जिलिंग लोकसभा में पहले जो लीड था उससे कम नहीं होगा। लेकिन जो परिस्थिति दिख रही है, काफी कांटे की टक्कर है दार्जिलिंग लोकसभा केंद्र में भी, तो ऐसा नहीं लगता है कि जो पिछला आंकड़ा था जीत का अंतर का 4,17,000 का, उस तक पहुंचना मुश्किल होगा? देखिए, जितना है अभी तो 50,000 से ऊपर में लीड हो गया, शायद लीड तो और बढ़ेगा। 2 राउंड का बाद 50,000 लीड हो गया तो और 13 राउंड होना है, तो और 11 राउंड बाकी है, उसमें कितना आते हैं देखते हैं। उत्तर बंगाल में 7 सीटों पर आपका कब्जा था, आपकी पार्टी का कब्जा था, लेकिन इस वक्त जो परिस्थिति है वो उसमें काफी पिछड़ा हुआ लग रहा है भाजपा। नहीं, उत्तर बंगाल में जो ट्रेंड है अभी 2 सीट में पीछे चल रहे हैं हम लोग। शायद मुझे मानना है अगला जो राउंड होगा उसमें वो 2 सीट भी आगे आ जाएंगे। तो ये थे प्रमोद मिश्रा जी, जिन्होंने बात की भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अरुण मंडल से। तो बात करें पश्चिम बंगाल की, और उसमें भी बात करें हम उत्तर बंगाल की, तो उत्तर बंगाल में हालांकि भाजपा की स्थिति कुछ ठीक कह सकते हैं, क्योंकि जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और दार्जिलिंग और साथ ही मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण से जो खबरें आ रही है उस पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। दार्जिलिंग सीट से राजू बिष्ट, जब हमारे पास लास्ट अपडेट थी उसके अनुसार 28,000 वोटों से आगे चल रहे राजू बिष्ट, और 20,000 वोटों से आगे चल रहे जलपाईगुड़ी के सांसद जयंत राय। तो ये खबर, ताज़ा तरीन खबरें। और फिर आते हैं श्रीवास्तव जी के पास में। श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे? उत्तर बंगाल में तो फिर भी थोड़ी बहुत संतोष कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर बंगाल में भाजपा को 7 सीट थी, 1 सीट कांग्रेस के पास चली गई थी। इस बार ममता बनर्जी और टीएमसी ने काफ़ी जोर लगाया था कि भाजपा को यहाँ से कम सीट पर रोका जाए, लेकिन ऐसा लगता है रिजल्ट देखकर और जो मतगणना का रुझान है कि भाजपा जो पहले की स्थिति थी उस स्थिति को बरकरार बनाए हुए है और आगे जो है इसकी बढ़त ही जारी है। जहाँ तक दार्जिलिंग का प्रश्न है, तो दार्जिलिंग में टीएमसी ने चुनाव प्रचार के दौरान काफ़ी हवा बनाई थी कि इस बार राजू बिष्ट आउट हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। राजू बिष्ट ने जितना भी प्रयास किया, जितनी भी मेहनत की, लेकिन एक बात तो साफ हो गई थी कि जिस कैंडिडेट ने पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 लाख मतों के अंतर से जीत हासिल की हो, उसे एकदम से हरा देना आसान नहीं था। परिणाम, रिजल्ट और मतगणना का रुझान सब इसी दिशा में ले जा रहे हैं कि राजू बिष्ट एक बार फिर से जीत दर्ज कर रहे हैं। तो दर्शकों को बता दें, लगातार जो है वो एनडीए का जो प्रदर्शन है वो कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। बराबर आप लोग की भी निगाहें विभिन्न चैनलों पर होगी, और साथ ही हम भी आपको बता रहे हैं कि जो एनडीए का जो प्रदर्शन है, जैसी उम्मीद की जाती बिल्कुल उसके अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर रहा। हालांकि बढ़त जरूर बना रखी है कुछ ज़्यादा उन्होंने, लेकिन मुश्किल वाली बात लग रही है। और बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में लगातार उनका जो ग्राफ है, यानी भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है, वो गिरता नजर आ रहा है। गत वर्ष उन्होंने 18 सीटें जीती थी, लेकिन इस वर्ष फिलहाल मात्र 9 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। और उनके जितने भी जो बड़े नेता हैं, लॉकेट चटर्जी जो है वो है, दिलीप घोष है, निशित प्रमाणिक जैसे नेता जो है वो पीछे चल रहे हैं, रेखा पात्र है वो भी पीछे चल रही है। तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल में है वो पीछे चल रहे हैं। और बात करें बीजेपी की, अभी तक अगर पर्सनल बीजेपी कितनी सीटों पे आगे चल रही है, तो 235 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बात अगर बहुमत की भी करें तो बीजेपी को अगर अपने अकेले बल पे अगर बहुमत लाना है तो उसे 272 सीटें कम से कम लानी पड़ेगी। और एनडीए की बात करें तो एनडीए अभी जो है हमारे पास जानकारी उसके अनुसार 290 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। 230 सीटों पर इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन वो आगे चल रहा है। और बात करें पर्सनल सीटों की आगे चलने की, तो कांग्रेस 99 सीटों पर आगे चल रही है। और कई दिग्गज जो है वो आगे पीछे फिलहाल हो रहे हैं। बात जानकारी ये भी आ रही है कि इंडिया गठबंधन के अगुवा राहुल गांधी अपनी दोनों ही सीटों से, यानी वायनाड और रायबरेली दोनों से ही आगे चल रहे हैं।
और SS अहलुवालिया जो भारतीय जनता पार्टी के आसनसोल से लड़ रहे थे, जिनके विरुद्ध है शत्रुघ्न सिन्हा, तो वो अपनी सीट से पिछड़ रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा वहां पर आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा मुर्शिदाबाद की बात करें तो वहां पर भी TMC आगे चल रही है। और लगातार जो है ये ट्रेंड में जो परिवर्तन आता जा रहा है, आप देख रहे हैं। हाँ श्रीवास्तव जी, बंगाल में बीजेपी का पीछे होना और TMC का आगे होना, ये पूरे काउंटिंग के इस जश्न को मनाने के लिए लगे हुए हैं। और आप सब पत्रकार साथियों का भी मैं आभारी हूँ। सही तथ्यों को जनता तक लेकर के आप पहुँचे हैं। जाती है 11 सिमट जाती है, 12 पर सिमट जाती है और TMC 30 क्रॉस कर देती है। और देखिए राजू बिष्ट तो की क्या होगा? बाइट आ गई है इसी बीच। हमारे बीच राजू बिष्ट ने कहा है कि वो 100% जीतेंगे। और जो खबरें आ रही है उसके अनुसार ये भी बता दें कि राजू बिष्ट जो दार्जिलिंग से लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो आगे भी चल रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं राजू बिष्ट। पूरे काउंटिंग के इस जश्न को मनाने के लिए लगे हुए हैं। और आप सब पत्रकार साथियों का भी मैं आभारी हूँ। सही तथ्यों को जनता तक लेकर के आप पहुँचे हैं और काउंटिंग चल रहा है। दार्जिलिंग और करसन, जैसा आप जानते हैं, यहाँ पे दार्जिलिंग में उनका काउंटिंग चल रहा है। करीब 4 राउंड अभी पूरे हो गए हैं और ग्रेजुअली फिर उसकी घोषणा जैसा RO ऑफिस करना होगा वो उस हिसाब से करेंगे। और सिलीगुड़ी में मुझे पता चला थोड़ा स्लो प्रोसेस है, अभी शायद 1 राउंड हुआ है और करीब 5 राउंड जो है कालिम्पोंग हो चुके हैं। कुल मिला के दार्जिलिंग की जनता की जीत हो रही है इस समय, मैं यही कहूँगा। और कुछ देर बाद फिर आपको अधिक जानकारी, मुझे लगता है अगले 1 घंटे तक परिस्थिति और क्लियर हो जाएगी। इस समय अहिलेसम्म यति नै भन्न चाहन्छु, दार्जिलिङको जनताको जीत हुँदैछ र अन्यायमाथि न्यायको जीत हुँदैछ। तर 1 घंटा अझै मजाले पर्खिनु। ऐसे मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता क्योंकि अभी तो मैं तो अंदर हॉल में जा सकता हूँ, बाहर आ सकता हूँ, लेकिन जो ऑफिशियली जो RO ऑफिस घोषणा करेगा आप उसी को ऑफिशियल मानिए। लेकिन कुल मिला के समग्र रूप से अगर मुझे कहना हो तो दार्जिलिंग की जनता की जीत हो रही है और कुल मिला के जो अन्याय था उसके ऊपर न्याय की जीत हो रही है, ये निश्चित है। वो पोस्टल बैलेट का चल रहा है। उसके अलावा बाकी भी 3 राउंड 4 राउंड हो गए, कालिम्पोंग में 5 राउंड हो गया है। सो जैसी अपेक्षा थी उस दिशा में आगे हम बढ़े। तो आत्मविश्वास से परिपूर्ण राजू बिष्ट दार्जिलिंग के MP, और उन्होंने ये दावा किया है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। और जो अभी सूचना आ रही है उसके अनुसार भी हम आपसे बता दें, उन्होंने 28,000 वोटों की बढ़त बना रखी है। तो ये राहत की खबर हो सकती है दार्जिलिंग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, उनके नेताओं के लिए। लेकिन बात अगर पश्चिम बंगाल की करते हैं तो गत जो लोकसभा चुनाव 2019 थे उनकी तुलना में फिलहाल तो आधी सीटों पर ही वो आगे दिखाई दे रही है। यानी अभी फिलहाल मात्र 9 सीटों पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 32 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है और 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। और जो बात करें NDA की, बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को यूपी में लगता नजर आ रहा है। यूपी में उन्होंने मिशन 80 चलाया था और वो अब मिशन फिलहाल 40 भी नजर नहीं आ रहा है। जो खबरें आ रही है, जो ट्रेंड आ रही है उसके अनुसार लगभग 32-33 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अच्छी बढ़त वहां पर बनाई हुई है। और लगातार NDA की जो बढ़त है वो भी अब कम होती नजर आ रही है। देखिए अभी तक 291 दिखा रहे थे, अब 289 पर NDA का ग्राफ आ गया है। तो बड़ी मुश्किल और बड़ी रस्साकसी और साथ ही बड़ा रोचक, क्योंकि लगातार आपको बांधे हुए है कि आखिर तस्वीर क्या होगी। और इन सब को देखते हुए जो शेयर बाजार है वो धड़ाम हो गया है। शेयर बाजार में 3700 अंकों की गिरावट देखी जा रही है। 3700 पॉइंट नीचे 3700 पॉइंट नीचे शेयर बाजार आ गया है। क्योंकि लोग को आशा थी, कल आपने देखा था कि किस तरह से कल और परसों जो शेयर बाजार था वो लगातार धू धू करके बढ़ रहा था, क्योंकि जो ट्रेंड आए थे एग्जिट पोल में उससे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटों की मजबूत सरकार बनने वाली है। लेकिन ऐसा फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा है और शेयर बाजार जो है वो धड़ाम हो रहा है। और श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी आशा थी यूपी से, यानी उत्तर प्रदेश,
राजस्थान से आशा थी और पश्चिम बंगाल यहाँ से। दोनों जगह ही उनको गड़बड़ी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल से भी पश्चिम आशा बंगाल से थी। भी बहुत बड़ी आशा थी, 30 सीट निकालने पर 9 सीटों में आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि हमें सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल से आशा है, और उसके बाद कन्याकुमारी में जाकर उन्होंने जिस तरह से स्वामी विवेकानंद मेमोरियल पर जाकर जिस तरह से जप तप किया था, लेकिन उसका भी कोई लाभ नहीं हुआ उन्हें। देखिए, दो खबरें आ रही है श्रीवास्तव जी। अधीर रंजन चौधरी पीछे चल रहे हैं और साथ ही सुकांत मजूमदार बालूरघाट से पीछे चल रहे हैं, आपसे बता दें। हाँ सर। सुकांत मजूमदार का पीछे जाना इसी से समझा जा सकता है कि जो बीजेपी का प्रेसिडेंट रहा, वो जो इतना तेज दिलीप घोष भी पीछे चल रहे हैं, वो भी वो प्रेसिडेंट पीछे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। सारे दिग्गज पीछे चल रहे हैं। तो भारतीय इसका जनता पार्टी मतलब चटर्जी पीछे चल रही है। इसका मतलब है कि जो 10 का जो आप देख रहे हैं, जो अभी चुनावी रुझान में आया है, वो 10 से भी नीचे जाएगा। सिंगल डिजिट में। और जिस तरह एक टीएमसी के नेता ने भी कहा था कि बीजेपी तापस राय भी पीछे चल रहे हैं, 4-5 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएगी बंगाल में। और ऐसा लगता है बैरकपुर से अर्जुन सिंह जी भी पीछे चल रहे हैं। अर्जुन सिंह पीछे चल रहे हैं। अर्जुन सिंह जैसे बीजेपी के पहले तो वो टीएमसी में थे, बाद में बीजेपी में आए, लेकिन वो ठाकर नेता कहे जाते हैं, लेकिन उनका भी पीछे जाना ये बहुत बड़ा जो है एक उद्देश्य है कि बीजेपी बंगाल में अब ऐसा लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले भी कहा था कि हम बीजेपी को यहाँ से, जैसे हमने सीपीएम को ख़त्म किया, वैसे ही बीजेपी को ख़त्म कर देंगे। और ऐसा लगता है कि इसी दिशा में ये टीएमसी भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन श्रीवास्तव जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, शुरू से ही आपने देखा होगा कि किस तरह से जो इंडिया गठबंधन के नेता है, चाहे वो खड़गे साहब हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, सभी ने एक दावा मजबूती के साथ किया था, और वो दावा सही होता प्रतीत हो रहा है। हाँ। क्योंकि लगातार जो एनडीए का प्रदर्शन है वो गिरता नजर आ रहा है, और अब तो एनडीए भी 270 के करीब आ गए हैं जो बहुमत से निकला। एनडीए का बहुमत भी अगर हम बात करें, बड़ी बड़ी खबर है। अगर हम बात करें अब रुझानों में, तो रुझानों में भी अब जो है जो चल रहा था 272 का फिगर, उससे नीचे आ गया है एनडीए। तो ये एक बड़ी खबर। और लगातार जो इंडिया गठबंधन है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है श्रीवास्तव जी, 250 पर वो आगे हो गए हैं। बीजेपी को अपना बहुमत नहीं मिल रहा है, 272 सीट चाहिए बीजेपी। एनडीए को भी नहीं मिल रहा है, एनडीए को भी नहीं मिल रहा है। अभी तो एनडीए भी 270 तो में। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है स्थिति जो है 2 बजे के बाद क्लियर होगी कि ये कहाँ जा रहा है। ये स्पष्ट जनादेश होगा या फिर वो आपका जो है हंग लोकसभा होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जो स्थिति अभी दिखाई दे रही है उसके हिसाब से कोई भी दावा नहीं कर सकता है कि किस दिशा में कौन सी पार्टी जा रही है। चलिए, इसी बीच श्रीवास्तव जी एक बार आपको रोकूंगा कि देखिए क्या लगातार हमारी जो प्रतिनिधि है वो शहरों में भी घूम रहे हैं, और जब उलटफेर हो रहा है तो ऐसे में मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाएगी। और मिठाइयाँ भी तरह तरह की बनाई गई है। मिठाई के जो लोग हैं उन्होंने पार्टी के सिंबल के आधार पर मिठाइयाँ बनाई है, और इसका जायजा लिया हमारे प्रतिनिधि शुभम पाल ने। तो देखते हैं कि शुभम पाल क्या दिखाते हैं और किस तरह की मिठाइयाँ जो है आज वो मिठाइयों की दुकान पे बिक रही है। तो क्या कांग्रेस वाली मिठाइयाँ बिकेंगी, या भारतीय जनता पार्टी वाली मिठाइयाँ बिकेंगी, या फिर सीपीएम वाली मिठाइयाँ बिकेंगी, या तृणमूल कांग्रेस वाली मिठाइयाँ बिकेंगी? आइए देखते हैं शुभम पाल की रिपोर्ट। গোটা দেশ জুড়ে চলছে গণনা পর্ব এবং তারই মধ্যে আমরা আরও একটি বিষয় তুলে ধরছি। শিলিগুড়ির একটি মিষ্টির দোকান, যে মিষ্টির দোকানে ইতিমধ্যে তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন দলীয় সন্দেশ। সিপিএম, বিজেপি, আগে রয়েছে তৃণমূল, পাশে কংগ্রেস, বিভিন্ন ধরনের দলীয় সন্দেশ কিন্তু তৈরি করা হয়েছে এই মিষ্টির দোকানের পক্ষ থেকে। আজ গোটা দেশ জুড়ে গণনা পর্ব কার হাতে তুলে দিয়েছে সাধারণ মানুষ এই গুরু দায়িত্ব, দেশ সামলানোর গুরু দায়িত্ব। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে কটি আসন পাচ্ছে কোন দল সেদিকে নজর রয়েছে সবার। তার পাশাপাশি দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্র, যদি বলা যায় পশ্চিমবঙ্গের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দুটি লোকসভা কেন্দ্র দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি। দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের 3টি গণনা কেন্দ্র রয়েছে, শিলিগুড়ি কলেজ, দার্জিলিং হিলস এবং কালিম্পংয়ে। এবং শিলিগুড়ি কলেজের ঢিলছোড়া দূরত্বে একটি মিষ্টির দোকান, সেই মিষ্টির দোকান থেকে আমরা সরাসরি চিত্র তুলে ধরছি। দলীয় সন্দেশ কিন্তু বিক্রি করা হচ্ছে। যেই দল জিতবে সেই দলের সন্দেশ কিন্তু বেশি পরিমাণে বিক্রি হবে। সরাসরি চিত্র আমরা তুলে ধরছি আপনাদের সামনে।
এই মিষ্টির দোকানের যিনি মালিক রয়েছে আমরা কথা বলার চেষ্টা করব, তার সাথে ভিতরে আসার অনুরোধ করব। যে দাদা, কেন এই সন্দেশ তৈরির ভাবনা? আমাদের এই ভাবনা বহুদিন, 5 বছর পর পর এই একটা ভোটের পর্ব আসে। এই ভোট উৎসবের মধ্যে আমরা শুধু এই মিষ্টি দিয়েই তাকে উপহার জানাই। সব পার্টির দলকেই আমরা সেলিব্রেট করি। সকাল থেকে এই দলীয় ছাপের যে সন্দেশ সেটা বিক্রি হওয়া শুরু হয়েছে? হ্যাঁ, সব শুরু হয়েছে। কম বেশি এখন তুলনামূলক অল্পই চলছে। কালকে একটু টুকটাক হয়েছিল, আজকেও সকাল থেকে বিক্রি হচ্ছে। তো যদি বলা যায় যে কোন দলের সন্দেশ এখনো পর্যন্ত বেশি বিক্রি? এখন অবধি সেটা বোঝা যাচ্ছে না, এখনও বুঝতে পারছি না। সব দলেরই মিষ্টি টুকটাক করে যাচ্ছে, সময় সঙ্গে জল খাবারের সাথে কেউ কেউ খাচ্ছেন, যে যার দলে পার্টি করেন। কর্মী রয়েছে বা যারা নেতা রয়েছে তারা তারা দু একজন এসে খেয়ে গেছেন, বিভিন্ন দলের পার্টির তারা। তাহলে বলা যায় যে যত গণনা পর্ব মানে এগিয়ে আসবে তত বিক্রি বাড়বে, প্রেশারটা বাড়বে, মিষ্টির প্রেশারটা বাড়বে। কত মিষ্টি তৈরি করেছেন এখনো? এখন অবধি সব মিলে 300 পিসের মতন হয়েছে। 300 পিস হয়েছে প্রত্যেক দলের। এবারে শিলিগুড়ি কলেজ পাড়ার দোকানে রয়েছে দলীয় মিষ্টি, সরাসরি সেই চিত্র তুলে ধরলাম আমরা আপনাদের সামনে। तो ये देखिए सभी दलों की मिठाइयाँ जो है वो ट्रेंड पर है। बीजेपी वाले बीजेपी मिठाइयाँ खरीदे हैं और टीएमसी वाले टीएमसी की मिठाइयाँ खरीदे। जो जिसे पसंद है वो खरीद सकते हैं। और तो लगातार हम आपसे बता रहे हैं कि जो एनडीए का प्रदर्शन है वो आसान नहीं हो रहा है और पूरे जो एग्जिट पोल थे उनको झुठला कर रख दिया है फिलहाल इस चुनावी लड़ाई ने। और यूपी जो कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए एक बड़ा फैक्टर था, वहाँ पर बीजेपी को झटका लगता नजर आया है। राजस्थान में भी झटका लग रहा है, पंजाब में भी झटका लग रहा है। इसके अलावा और भी कई स्टेट बिहार में भी झटका लगा, बिहार में भी नुकसान होता भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है। तो ऐसे में क्या कहेंगे श्रीवास्तव जी, क्या बड़ी वजह हो सकती है? मोदी जी ने तो खूब मेहनत की थी। मोदी जी ने मेहनत की थी, उनकी पूरी टीम मेहनत, और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री, मतलब कि पूरा मोदी मंत्रिमंडल उतर गया था बंगाल में। हम तो सिर्फ बंगाल की बात करेंगे आज, क्योंकि हम लोग यहाँ स्थानीय हिसाब से हम देखेंगे तो बंगाल में जो है पूरा मंत्रिमंडल उनका उतर चुका था। खुद मोदी जी ने इतनी बड़ी रैलियाँ की थी, 23 रैलियाँ कम नहीं होता है किसी प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन इसके बावजूद वे कुछ नहीं कर पाए। यहाँ तक कि वो उनका जो 2019 की सीट का जो उनका था उसको भी वो बरकरार नहीं रख पाए। तो इसका क्या संदेश जाता है? मेरे ख्याल से इसका एक ही है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से लखी भंडार योजना चलाई और उसका लाभ महिलाओं को मिला है, महिलाओं ने एकमुश्त होकर ममता बनर्जी को वोट दिया है। महिलाओं को ये मतलब नहीं है कि कौन पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है, कौन कहाँ संदेश खाली हुआ है, कहाँ क्या हुआ है, उससे कुछ लखी भंडार का बहुत बड़ा हाथ मैं देखा। राहुल जी ने कहा था कि हर महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे साल का। नहीं, राहुल गांधी पर इनका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी पर भरोसा है। और यहाँ की महिलाएं ममता बनर्जी से कनेक्ट होती हैं क्योंकि वो दीदी कहलाती हैं, और दीदी ने उनको पर मंथ 1000 रुपया जो दिया है उनके अकाउंट में आता है, उसका लाभ उनको मिला है। और जब इसका विश्लेषण होगा, जब टीएमसी का विश्लेषण होगा तो पता चलेगा। तो देखिए नीरज जिम्बा जो कि दार्जिलिंग के एमएलए हैं, वो काफ़ी चर्चित रहे थे और वोटों के दौरान उन्होंने राजू बिष्टा जी का बहुत साथ भी दिया था। और उन्होंने जो टीएमसी के उम्मीदवार गोपाल लामा है उन्हें तो चार्ली चैपलिन तक की संज्ञा दे दी थी। तो वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। उनकी ग्राउंड जीरो से हमारे पास बाइट आई है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। मतगणना भइसकेको छ। मतपेटीमा अस्ति नै आफ्नो भाग्य निर्धारण भइसकेको छ र भारतीय जनता पार्टीको भारतभरि नै एउटा विजय, जो एउटा ट्रेन्डिङ, अब हुनु त पोस्टल ब्यालेट सँगसँगै अहिले इभीएमहरू पनि खोल्न सुरु भए, 3-4 राउन्ड काउन्टिङ पनि भइसके, इन्डियाभरि नै ट्रेन्ड छ भारतीय जनता पार्टीको बहुमतमा त आइसक्यो। तर यहाँ चाहिँ अब 400 पार भनेर अलिक साह्रो बनाइराखेको छ। बहुमतको सङ्ख्या आयो, दार्जिलिङमा पनि त्यही रिपिट हुनेछ, चौथी बार हामीले जित्छौँ। कालेबुङमा चाहिँ यति बेला
भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा समर्थित तृणमूल कांग्रेस गोपाल लामा क्यान्डिडेट जो थिए गोपाल लामाले अग्रता हासिल गरिरहेको आइरहेको छ। मिनटमा त्यो चेन्ज भयो। अहिले सोध्नुहोस् त्यो चेन्ज भयो। हामी नै जित्छौँ, चारैपट्टि हाम्रै लिड हुन्छ। जितपट्टि कतिको आशा त्यो त 100% भनिसकेको छौँ। अच्छा, बङ्गालको जितपछिको कारण चाहिँ के छ? जितपछिको कारण चाहिँ किनभने जित्ने कारण चाहिँ के हो भने गोर्खाको हितमा काम गर्छु, गोर्खाको सपना मेरो सपना हो, गोर्खाको एउटा राजनीतिक समाधान गर्छु, 11,000 गोष्ठीको मान्यता दिन्छु भनेर गोर्खाको हितमा जुन पार्टीले बोले, जुन पार्टीको प्रधानमन्त्री बोले, जुन पार्टीको गृहमन्त्री बोलिरहेको छ, जुन पार्टीको म्यानिफेस्टोतिर यो कुराहरू आइसकेको छ, जुन कुराहरूले गर्दा अब दिल्लीमा टप हुँदैछ, वार्ता हुँदैछ, त्यही कारण हाम्रो मान्छेले सहजै यो एमपीको चुनावमा चाहिँ बिजेपीलाई विजय तुल्याउनेछ। अच्छा, समग्र बङ्गालमा पनि बिजेपीलाई एकदमै बलियो स्थितिमा एक्जिट पोल राखिरहेको छ है। एक्जिट पोल मात्रै होइन, रुझानहरू आउनुहोस्। तो ये थे नीरज जिम्बा जिन्होंने विश्वास जताया है कि राजू बिष्टा बिल्कुल जीतेंगे। और जो अभी हमारे पास रिपोर्ट है उसके अनुसार राजू बिष्टा की जो बढ़त थी 28,000 वो घटकर 21,000 आ गई है। अभी वो 21,000 वोट से आगे चल रहे हैं। और फिर मैं एक बार आपको बता दूं कि सभी एग्जिट पोल को दरकिनार करते हुए जो मतदाताओं ने जो वोट दिए हैं वो अब लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बने हुए हैं। और देखा जा रहा है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में तगड़ी टक्कर नजर आ रही है। और जो अभी हमारे पास रुझान है उसके अनुसार 273 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है और 251 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। तो बड़ी टक्कर, लोग समझ रहे थे कि एनडीए गठबंधन 200 सीटें क्रॉस नहीं करेगा, वो 251 की तरफ बढ़ रहा है। और अभी भी ये कहना मुश्किल है कि किसकी सरकार बनेगी। क्या एनडीए जो है वो 300 से ऊपर सीटें ला पाएगा? क्या जो आप गठबंधन है क्या वो 272 तक पहुंच पाएगा? इसे लेकर जद्दोजहद है। और यूपी में, राजस्थान में और सहित कई स्थानों में जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी फिलहाल निराशाजनक लग रहा है। पश्चिम बंगाल में तो बिल्कुल ही निराशाजनक लग रहा है। पश्चिम बंगाल में दावे किए जा रहे थे कि 27 से 30 सीटें आएगी भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ अभी वो 10 सीटों के लिए जूझ रहे हैं और 31 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में बात करें तो जितने भी दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। दिलीप घोष हो, एसएस आलूवालिया हो, सुकांत मजुमदार हो या फिर निशित प्रामाणिक हो, लॉकेट चटर्जी हो, ये सभी जो नेता हैं वो फिलहाल अपने अपने क्षेत्र में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि अब की बेर पश्चिम बंगाल में लाभ की जगह पर भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान होने वाला है। और जहां भारतीय जनता पार्टी नीट गठबंधन एनडीए का नारा था अब की बार 400 पार, वो फिलहाल की स्थिति को देखें तो अब की बार 300 पार भी मुश्किल नजर आ रहा है। तो लगातार हम इस अपडेट पे बने हुए, आप बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद, मिलते हैं कुछ देर। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. নাগাল্যান্ড স্টেট দিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।